मेरा नाम नीना है और हमारे घर के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था। हम लोग अपनी पारिवारिक हवेली में रहते थे। मेरे चाचू, फूफू, ताया और अबू सभी वहीं रहते थे। उस पेड़ के पास कोई भी नहीं जाता था। यह उस वक्त की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। फिर वक्त के साथ सब में झगड़े होने लगे और हमारी जायदाद के हिस्से बंट गए। उनमें से मेरे पिता को यही हवेली मिली थी, लेकिन वे कभी वहां जाकर नहीं रहते थे क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी थे। जब मेरी शादी हुई तो मैंने कहा कि मैं इस हवेली में अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। आज भी वही बरगद का पेड़ यहीं खड़ा था। मैंने अपने पति को समझाया कि यह हवेली बहुत कीमती है, लेकिन पिताजी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था। फिर भी हम यही रहेंगे। हवेली और पेड़ की बाकी कहानी मुझे न पहले पता थी न अब। बस मुझे हवेली में रहना पसंद था, इसलिए मैं यहीं आ गई। सुबह हुई तो मैंने देखा कि उसी पेड़ के पास एक औरत बैठी थी जिसके हाथ में चाय की केतली थी। वह एक सामान्य सी औरत लग रही थी। मैंने कहा, जी कौन? तो उसने कहा कि हमें पता चला कि हवेली में कोई रहने आया है, तो हम चाय पानी लेकर आए हैं। हम पड़ोसी हैं। मैं हैरान हुई कि पड़ोसी हैं तो सीधे घर के अंदर आ गई। दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दी। मैंने सोचा कि क्या दरवाजा खुला था और आपके लिए गर्म चाय भी लाई हूं, उसने बड़े प्यार से कहा। मैंने वह केतली पकड़ी और शुक्रिया अदा किया कि कम से कम किसी को तो एहसास था, वरना शहर में लोग इस तरह के एहसास कम करते हैं। वह मुझसे पूछने लगी कि आप कब तक यहाँ रहेंगी? मैंने कहा, अल्लाह खैर करे, अब यहीं रहना है। उसने कहा, अच्छा चलिए, अल्लाह खैर करे। इतना कहकर वह चली गई। पता नहीं उसे यहाँ रहने से क्या दिक्कत थी कि वह परेशान हो गई। मैंने चाय की केतली अंदर जाकर टेबल पर रख दी। देसी चाय की खुशबू आ रही थी, लगता था आग पर पकाई गई थी। मेरा पति उठा और बोला, भूख लगी है, नाश्ता बना दो। मैंने कहा, रात को तो शिफ्ट हुए थे, नाश्ते का सामान तो लाना पड़ेगा। ये पड़ोसियों ने चाय भेजी है, पी लो। उसने कहा, चलिए चाय ही पिला दो। लेकिन जब मैं कप लेकर आई तो देखा कि केतली कहाँ है। जहां रखी गई थी वहां नहीं थी। मैं हैरान रह गई। शायद मैंने कहीं और रखी थी, पर केतली पूरे घर में नहीं मिली। मैंने अपने पति को सब कुछ बताया तो उसने कहा, लगता है तुमने कोई सपना देखा होगा। तुम भी तो रात को थकी हुई थी। मुझे भी यकीन हो गया कि हाँ, ऐसा ही होगा क्योंकि दरवाजा बंद था तो वह औरत अंदर कैसे आई। मैंने ये बात अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह केतली, वह औरत, उसकी बातें मेरे दिल में कुछ खटक रही थीं, जैसे कुछ छुपा हुआ हो, जैसे कुछ होने वाला हो। लेकिन क्या यह मैं नहीं जानती थी? मेरे पति ने कहा कि तुम्हें सपना आया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि यह सपना नहीं है। बातों बातों में मैं बाहर निकल गई। उस औरत ने कहा था कि हम आपके पड़ोसी हैं, तो मैंने कहा, चलो देखती हूँ फिर पड़ोसी कौन कौन रहता है। जहां गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई जाती हैं ना, वहां अक्सर 7-8 आबादियां कम ही होती हैं। जहां तक मुझे याद है, आसपास की जगह भी हमारी ही थी। वह मेरे बाकी चाचू के बच्चों के हिस्से में आई थी। शायद वे भी बेचने का इरादा रखते थे। फिर भी मैंने दोनों तरफ के घरों को देख लिया जो हमारे पड़ोसी कहलाए जा सकते थे। सामने तो खुले खेत थे और पीछे की साइडों पर जो सबसे पहला घर था, मैं वहां गई। मैंने दरवाजा बजाया तो उसके साथ वाले घर से एक औरत निकलकर बोली, आपको कोई काम है? उन घर वालों से मैंने कहा कि हाँ। वे हमारे पड़ोसी थे तो मैंने सोचा कि सलाम कर लूं। वह बोली, नहीं, ये लोग तो महीने भर से शहर गए हुए हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं ना। मैंने कहा, अच्छा अच्छा। फिर दूसरे घर की तरफ जाने का इरादा किया। उसके बाहर लिखा था, घर बिकाऊ है। इसका मतलब था कि कोई पड़ोसी नहीं थे। फिर वह औरत कहां से आई? मैंने पूरी हवेली को देखा, सिवाय दरवाजे के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था और हमने दरवाजा रात को खुद बंद किया था। चाबी भी मेरे पति के पास ही थी और सुबह उन्होंने ही दरवाजा खोला था। तो वह औरत अंदर कैसे आ गई? मेरे दिमाग में सवालों ने गोल घेरे बनाना शुरू कर दिया, जैसे हर बात उलझ रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, जैसे कोई पहेली हो जो सुलझ नहीं रही हो। मैंने अपने पति को यह बात नहीं बताई कि मैं इस तरह से जांच पड़ताल कर रही हूं, वरना वे कहते कि तुम पागल हो गई हो, अभी अभी हमारी शादी हुई है। मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे वैसा ही समझें, वरना वे कहते, अगर तुम डरने वाली हो तो फिर हवेली में रहने का क्या फायदा। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह औरत किसी दूसरी तरफ से आई होगी, शायद पीछे की दीवार से कूद कर आई होगी, या शायद सच में कोई पड़ोसी हो जिनका मुझे पता ना हो। लेकिन सवाल था कि वह केतली कहां गई, और अगर वह कोई जिंदा औरत थी तो फिर चाय इतनी खुशबूदार और ताजी कैसे थी, और अगर वह सपना था तो मुझे उसकी शक्ल, आवाज और चाय का स्वाद इतना साफ क्यों याद है। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि यह सब बस थकावट का नतीजा है, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं जाग रही थी, और जब जागते वक्त कोई अजनबी इंसान घर के अंदर हो
तो उसे सपना नहीं कहते, उसे कुछ और कहते हैं। और शायद वह कुछ और ही था जो अब मेरे सामने आने वाला था। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि उस पेड़ के आसपास 5 से 7 बच्चे खेल रहे थे, जो गांव के ही बच्चों जैसे कपड़े पहने हुए थे और हंसते खेलते थे। उनकी आवाज सुनकर ही मैं जागी थी। मैं हैरान रह गई कि ये बच्चे अंदर कैसे आ गए। मैंने कहा, ओए, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो हमारे माँ बाप कहाँ हैं? उन्होंने एक साथ मुझे देखा और जैसे पत्थर बन गए, लेकिन 4-5 सेकंड बाद फिर से भागने लगे। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं अंदर आई और अपने पति को जगाने लगी। मैंने कहा, फहीम उठो, देखो बाहर बच्चे आए हैं, पता नहीं कहां से अंदर आ गए। उसने कहा, कौन बच्चे? मैंने कहा, उठो तो सही। जब मैंने उसे जगाकर बाहर ले गई तो वहां कोई बच्चे नहीं थे। उसने कहा, कहां हैं बच्चे? मैंने कहा, अभी तो यहाँ पेड़ के आसपास खेल रहे थे। उसने कहा, शायद भाग गए होंगे कहीं। लेकिन जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दरवाजा फिर से बंद था। मैं उस औरत के पास गई जिसने मुझे बताया था कि पड़ोसी छुट्टियां मनाने गए हैं। मैंने सलाम किया और अपना परिचय दिया। वह बोली, जी, आपको जानते हैं, आपकी हवेली है ना? उसने मेरे दादाजी का नाम लिया। मैंने कहा, हाँ, उनकी पोती हूं मैं। मैंने पूछा कि सुबह सुबह कुछ बच्चे हवेली के अंदर खेल रहे थे, वो किसके बच्चे हैं? वे ऐसे बिना बताए आ जाते हैं। उस औरत ने कहा, बेटा माफ करना, तुम्हारे घर में तो बच्चे हैं ही नहीं। अगर पैसे देकर भी भेजो तो वे नहीं जाएंगे। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, इतने सालों से तो हवेली बंद थी, फिर भी लोगों को यहाँ से उल्टी सीधी आवाजें आती थीं, तो लोग इसे भूतिया हवेली कहते हैं। अब कोई बड़ा भी तो भारी हवेली में नहीं आएगा। बच्चों को तो वैसे भी उनके माँ बाप ने डराया हुआ है, तो मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि आपकी हवेली में हमारे गांव के बच्चे आए हों और वो भी खेल रहे हों। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो बच्चे देखे थे। उसने कहा, क्या आपको कोई भ्रम हुआ है? मैं चुप हो गई। उसने मुझसे पूछा, क्या बात है, क्या आपको मदद की जरूरत है? लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं वापस हवेली में आ गई और स्टोर रूम में चली गई। सामान देखना था कि कहीं कोई पुराना सामान पड़ा हो। लेकिन अभी स्टोर रूम में सामान निकाल रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, जैसे कोई अजीब सी आवाज आ रही हो। मैं घबराकर बाहर आ गई। रात को मेरे पति ने कहा, अब अगले दिन सोमवार है, मुझे नौकरी पे जाना है। उसने कहा, सुबह चल जाऊंगा। मैंने कहा, छोड़कर जाओगे? उसने कहा, हाँ, जाहिर है, छोड़कर ही जाऊंगा ना, नौकरी पर जाना है मुझे तो। मैंने कहा, ठीक है। वो बोला, क्यों परेशान हो रही हो? अकेले रहने से डर रही हो? खुद तो यहाँ रहने को कहा था। मैं सोचने लगी कि उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि इस हवेली के बारे में ऐसी ऐसी बातें मशहूर हैं। उसने कहा, अगर डरती हो तो अभी बता दो, अभी तो हमारा सामान भी नहीं आया, वापस रख देते हैं। मैं अपने पति के सामने ये कैसे कबूल करती कि मैं डर रही हूँ? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा, ठीक है, फिर मैं सुबह जाऊंगा और शाम तक आ जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। सुबह सुबह जब मेरा पति जा रहा था तो मुझे बहुत अजीब लगा। खैर, वह चला गया। मैंने पूरा दिन गुजार दिया, कुछ टाइम सोकर, कुछ अपना सामान अलमारी में रखकर। अभी मेरा बड़ा सामान नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर भी इतना सामान था कि गुजारा हो रहा था। शाम हुई तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ। जैसे ही बाहर निकलने लगी, मेरे कदम रुक गए। मैंने देखा कि पेड़ के नीचे वही औरत बैठी थी और उसके बच्चे भी खेल रहे थे। वो उन्हें देखकर बुला रही थी, कह रही थी, मेरे बच्चों, इधर आओ। मेरे तो कदम जैसे बर्फ के हो गए, जमीन से चिपक गए। मैंने हल्का सा दरवाजा खोला था, डरते डरते उसे पूरी तरह बंद कर दिया था कि वह उस तरफ न देखे। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। यह औरत यहाँ कहाँ से आई? और ये वही बच्चे थे। इसका मतलब था कि न ये औरत इंसान थी और न उसके बच्चे। मैं ऐसे अंदर बैठी रही जैसे सांस भी लूं तो किसी को पता चल जाएगा। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। मैं जोर से चिल्लाई, लेकिन जब मुझे मेरे पति की आवाज आई तो मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाजा खोला और अपने पति को गले लगा लिया। उसने कहा, अरे क्या हो गया? दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? मैं अपने पति के गले लगी थी और वो बोलता जा रहा था। मैंने कहा, जैसे ही मैंने कहा डबल ताला, मैं रुक गई, क्योंकि मैंने बाहर वाले दरवाजे पर डबल ताला लगाया था और चाबी मेरे पास थी। जब चाबी मेरे पास थी और दरवाजे पर दस्तक भी नहीं हुई, तो फिर मेरा पति अंदर कैसे आया था, जिसके गले में मैं लगी हुई थी? मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसकी तरफ देखूं। डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो अपने कमरे में थी। मेरा पति मेरे सामने बैठा था, बहुत परेशान था। वो कह रहा था, मैं घर आया तो तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी, फिर दीवार फांद कर अंदर आ गया और तुम बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने कहा, मैं पेड़ के पास पड़ी थी। उसने कहा, हाँ, पेड़ के पास पड़ी हुई थी। वहां क्या कर रही थी और बेहोश कैसे हो गई?
अंदर ताला क्यों लगाया, खाली दरवाजा बंद कर देती। मैंने कहा वैसे ही लगाया था और मुझे पता नहीं मैं कब बेहोश हो गई। जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो मेरे पति ने मुझे खाना खिलाया। उन्होंने कहा इतनी मुश्किल हुई है मुझे शहर से यहाँ आने में, तुम्हें यहाँ रहने का शौक है। माना ये जगह अच्छी है, शांत है, लेकिन इतनी दूर है। ऊपर से तुम्हें अकेले छोड़कर जाते हुए मुझे डर लग रहा है कि तुम बेहोश पड़ जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब मैं उसे क्या बताती कि जब वह यहाँ नहीं था तो मेरे साथ क्या हुआ। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था, जो कुछ मेरे दिल ने महसूस किया था, वह सब कुछ शब्द बनकर जुबान पर नहीं आ रहा था। बस मैं उसे देखती रही और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि वह वापस आ गया, क्योंकि अगर वह थोड़ी देर और ना आता तो शायद आज मेरी लाश उसी पेड़ के नीचे पड़ी होती और कोई जानने वाला भी ना होता। रात हुई, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने आराम की दवाई दी थी। मैं आराम से सो रही थी, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मेरे पति मुझे जगा रहे हैं। मैं नींद से बाहर आई तो सचमुच वह मुझे जगा रहे थे। वो कह रहे थे उठो। मैंने पूछा क्या बात है, मुझे क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब है, मैं इतनी मुश्किल से सोई हूँ। वो कहने लगे बाल मैं कह रहा था कि हम यहाँ से चलते हैं। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्या कोई समस्या है? आज जो हुआ आप उसकी वजह से परेशान हैं, लेकिन होता है कभी कभी। इसमें इस घर का क्या कसूर है? ये तो किसी फ्लैट या किसी शहर के घर में भी हो सकता था। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। जब मैंने ये बात कही तो मेरा पति हंसने लगा। उसने कहा कितना अच्छा झूठ बोलती हो, तुम डर गई थी, तुम बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने कहा मैं उससे डरूंगी। वो फिर हंस पड़ा। मैंने कहा आप कैसे हंस रहे हैं, मैंने आपको कभी ऐसा हंसते नहीं देखा, अजीब सा हंस रहे हैं आप। तो उसने कहा मैं तब हंसूंगा जब तुम इस घर से चली जाओगी। जैसे ही मेरे पति ने यह बात कही, मुझे उसकी आंखें कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ी और मुस्कान भी ज्यादा लगी। ऐसा लगा कि उसके अंदर से कोई और बोल रहा है। मैं समझ गई कि मेरा पति नहीं है, वही है जिसे मैंने गले लगाया था। मैंने जोरदार चीख मारी। तभी मेरा पति बाहर से अंदर आया और कहा क्या हो गया, क्या हो गया? मुझे लगा कि ये वही है। मैंने अपने पति को धक्का दिया, लेकिन जब वो जमीन पर गिरा तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ये तो मेरा पति ही था। मैंने कहा कहाँ थे? उसने कहा मैं तो बाथरूम गया था। पुराने जमाने की हवेली थी, तब अटैच बाथरूम का कोई ख्याल नहीं था, इसलिए बाथरूम बाहर था। मैं डर गई और अपने पति को अजीब निगाहों से देखने लगी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूं कि मेरा ही पति है या नहीं। उसने कहा क्या हो गया है नीना, क्यों अजीब सा कर रही हो? लगता है तुम्हारी तबीयत फिर से खराब है। मैं कल काम पर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही टाइम बिताऊंगा, तुम परेशान मत हो। उसने मुझे तसल्ली दी। मैंने कहा क्या मुझे दुआ करे ना? तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने मुझ पर कुछ औपचारिक दुआएं पढ़कर फूंक मारी। मुझे सुकून की नींद आ गई। मुझे सुकून की नींद आ गई। अल्लाह गवाह है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा था, अगर मैं किसी को बताती तो वे मेरी हालत को कोई मानसिक बीमारी कह देते और मुझे पागल खाने में डाल देते। लेकिन मैं जानती थी कि मैं बीमार नहीं थी। अगले दिन मेरा पति काम पर नहीं गया। पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस घर में कुछ और भी अजीब से हादसे होने लगे। जहां हम चीजें रखते थे वे हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाती थी। मैं अपने पति के लिए कोई दूसरा सूट निकाल कर रखती, पर वहां कोई और जोड़ा पड़ा होता। ऐसी ऐसी हरकतें और शरारतें होती कि कोई भी हैरान रह जाता। और ये सब कुछ मेरे ही हिस्से में आ रहा था। मेरा पति कहता तुम बदहवासियां कर रही हो। असल में क्या हो रहा था मैं जानती थी। एक दिन मेरा पति काम पर गया था। मैंने वो डिब्बा खोला जो मैंने स्टोर रूम से लाया था। उस पर मेरी दादी का नाम लिखा था, यानी उसमें मेरी दादी की चीजें थी। मैं चीजें देखने लगी। जब मेरा पति घर पर नहीं होता था तो मैं कमरे में ही रहती, बाहर नहीं जाती, कोई काम नहीं करती। मैंने देखा उस डिब्बे में एक पुराना फोटो एल्बम भी था। मैं तस्वीरें देखने लगी। वे बचपन की थीं। जब एक तस्वीर देखी तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। देखा कि उस तस्वीर में एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे वही औरत खड़ी थी जो मुझे बार बार दिखती रही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता था, क्योंकि वह तस्वीर कम से कम 20 साल पुरानी थी। अगर वह औरत तब भी इसी घर में रहती थी या कहीं से आई थी, तब उसकी उम्र 50 साल होनी चाहिए थी। लेकिन वह तस्वीर में जैसी दिख रही थी अब भी वैसे ही दिखती थी। अगर ये बात किसी को पता चल जाती कि इस हवेली में वाकई कोई भूत प्रेत रहता है, तो इस हवेली की कीमत कैसे लगती। यह बात अभी भी मशहूर थी, लेकिन इस हवेली की मालकिन थी। अगर मैं ही यहां से भाग जाती तो मेरी हवेली कूड़ियों के भाव बिकती। इसलिए मुझे कुछ तो करना था। मैं गांव के मुफ्ती साहब के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया, तस्वीर भी दिखाई।
उन्होंने कहा कि जो जगहें खाली रहती हैं वहां वैसे भी इस तरह की चीजें बस जाती हैं, और जहां एक बार बस जाती हैं वहां दूसरों को ज्यादा दिन तक नहीं रहने देती। उनके बच्चे हैं और वह खुद भी। जो शरारतें तुम्हारे घर में हो रही हैं वे बच्चे ही कर रहे हैं, और ऊपर से तुम कहती हो कि तुम्हारा पति घर पर नहीं होता तो तुम अकेली रहती हो। मेरा सुझाव है कि तुम यहां से चले जाओ। मैं बड़ी परेशान थी, वापस आ गई। रास्ते में मेरे पति से मिल गई, उसके साथ ही हवेली में दाखिल हुई, और दिल में यह बात पक्की हो चुकी थी कि अब जो भी करना है खुद ही करना है, क्योंकि मुफ्ती साहब का जवाब साफ था कि यहां रहना संभव नहीं, और अगर मैं पति को सब सच बताती तो वह या तो मुझे ले जाकर कहीं और ले जाता या कहता कि तुम पागल हो गई हो। मेरा पति घर पर नहीं था। मुझे फिर से अजीब अजीब एहसास हो रहे थे, जैसे कोई है, कोई मुझे देख रहा है। मैं बाहर निकली तो बाहर कोई नहीं था। मैं हवेली से बाहर निकल गई, सोचने लगी कि उन्हीं मुफ्ती साहब के पास जाऊं और कहूं कि कम से कम कुछ ऐसा करें कि मैं कुछ दिन यहां रह सकूं और सोच सकूं कि मुझे क्या करना है। रास्ते में मैं किसी से टकरा गई। मैंने कहा, ध्यान से नहीं चल सकते? उसने कहा, माफ कर दीजिए बहन जी, मैं जल्दी में था। आप कहां जा रही हैं? मैं आपको छोड़ देता हूं। मैंने कहा, तुम मुझे क्यों छोड़ोगे? उसने कहा, यहां से अभी एक जनाजा गुजरने वाला है। मैंने पूछा, किसका जनाजा? उसने कहा, किसी बूढ़ी औरत का। वैसे आप कहां जा रही थी? मैंने कहा, मैं मुफ्ती इब्राहिम साहब से मिलने जा रही थी। तो वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुफ्ती इब्राहिम साहब को इस दुनिया से 10 साल हो गए। यह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल उनसे बात की है। उस लड़के ने कहा, वो 10 साल से इस दुनिया में नहीं है और यह बात सबको पता है। आपने कैसे उनसे बात कर ली? तब मेरे दिमाग में आया कि जब मैं मुफ्ती को सब कुछ बता रही थी तो वह भी बार बार यही कह रहे थे कि यहां से चले जाओ। इसका मतलब वह भी मुफ्ती नहीं था, बल्कि उसी औरत का रूप था जो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहां से जाऊं। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने उस लड़के की तरफ देखा। उसने कहा, शान है, क्या बात है, मुझे बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अजनबियों को सब कुछ बता देता है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, अगर आपको मदद चाहिए तो मेरी दादी आपकी मदद कर सकती हैं। वे इस तरह के मामलों में लोगों की सहायता करती हैं। मैंने पूछा, क्या सच में? उसने कहा, हाँ, लेकिन गांव वाले उन्हें अच्छा नहीं समझते। कहते हैं कि जादूगरनी है और लोगों को बेवकूफ बनाती है, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके पास वाकई करामात है। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। मैंने कहा, हाँ, मुझे सच में जरूरत है, तो मुझे ले चलो। वह मुझे अपने घर ले गया, जहां उसकी दादी एक कमरे में बैठी थी और तसब्बीह पढ़ रही थी। अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं यह दादी भी उसी औरत का रूप तो नहीं। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा और कहा, परेशान मत हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब? आपको क्या पता मैं क्या सोच रही हूं? उसने कहा, डरो मत, बताओ क्या चाहती हो। मेरे शरीर में जैसे झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि वह मेरी सोच पढ़ रही थी, और यह बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी कि मैं शक में हूं कि कहीं वही औरत तो नहीं। लेकिन उस दादी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, वह औरत इंसान नहीं है, और यह बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब बताओ, उसका अंत चाहती हो या इस हवेली से जाना चाहती हो? मैंने कहा, मैं जाना चाहती हूं, लेकिन यह साबित किए बिना कि यहां सच में कुछ है, वरना मेरी हवेली बेकार हो जाएगी। उसने कहा, तुम्हारी बात समझ नहीं आई, लेकिन इस तस्वीर के मुताबिक वह यहां तुमसे पहले से रहती आई है। शायद तुम तो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, इसलिए उसे वहां से निकालना आसान नहीं है। वह उसका घर है। मैंने कहा, उसने हमें निकाल दिया है। हमारे बीच फूट और लड़ाई हुई, हम लोग वहां से चले गए, और अभी मुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि वह मेरे सामने आ गई। मुझे पूछने लगी कि कब तक रहना है। जब वह हमसाये के रूप में आई थी और उसके बच्चे उससे भी ज्यादा शरारती और खतरनाक थे। बूढ़ी औरत ने मुझे कहा, मैं तुम्हें एक तावीज देती हूँ, जिससे अगर उसे गुस्सा भी आए तो वह तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती। बाकी तुम मुझसे बात करो और उसे समझाने की कोशिश करो। यही हो सकता है। तीसरा रास्ता यह है कि तुम यह सब छोड़कर यहाँ से चली जाओ। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने उससे तावीज ले लिया और तुरंत गले में पहन लिया। 3 दिन जब मेरा पति काम पर गया तो मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। अचानक मेरे पीछे से धक्का लगा और साथ में महसूस हुआ कि छोटे छोटे हाथों ने मुझे धक्का दिया, जैसे किसी बच्चे ने। फिर भी मैं बैठी रही। मैंने कहा, अपनी माँ को बुलाओ, तुमसे बात करनी है। मैंने उसे पहले ही देखा हुआ था। मैं डर तो रही थी, लेकिन उसके चेहरे से नहीं,
उसके वजूद से डर रही थी। यह सोचकर डर रही थी कि वह कौन है। थोड़ी देर बाद वह मेरे सामने प्रकट हो गई। मैं हैरान रह गई। वह बोली, क्या बात है, क्यों हमारी जगह पर आकर बैठ गई हो? अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गई? मैंने कहा, खुद सोचो, यह घर तुम्हारा है या हमारा है? फिर हमें यहाँ रहने क्यों नहीं दिया जाता? पहले भी और अब भी परेशान कर रहे हो। वह बोली, यह पेड़ हमारा घर है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। हमारा घर है, तुम लोग यहाँ रहोगे, हमें परेशान करोगे, कल को इस घर को बेचोगे, पेड़ को काटोगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? क्या करें? कभी ना कभी तो ऐसा ही होगा। उसने कहा, तो तुम एक काम करो, उस पेड़ के आसपास दीवार बना दो ताकि यह पेड़ हमेशा वहीं रहे और कोई इसे काट न सके। बाकी जगह पर नया मकान बना लो या उस जगह को बेच दो, हमें कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मुझे यह काम मंजूर है, मैं ऐसा ही करूंगी। उसके बाद वह मुझे दिखी नहीं, बस शुक्रिया कहकर गायब हो गई। मैंने अपने पति से सलाह ली और सब कुछ उसे बता दिया। वह विश्वास नहीं कर रहा था। फिर हमने वैसा ही किया जैसा उस जिन लड़की ने कहा था। हमने उस पेड़ के पास 4 दीवारी बनवाई और बाकी हवेली को बेच दिया। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा दरवाजा लगाया और ताला भी लगाया ताकि कोई अंदर न जा सके। हम लोग वहां से हमेशा के लिए शहर वापस आ गए। कहते हैं कि अगर आप ऐसी हवाई चीजों को परेशान न करें तो वे भी आपको परेशान नहीं करती। वह पेड़ उनका घर था। अच्छा हुआ हमने उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना पता नहीं क्या होता। लेकिन जो मेरे साथ वहां रहने के दौरान हुए वे हादसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। पहले दिन ही जब उस औरत ने हमसाए बनकर मेरे दरवाजे पर चाय की केतली लेकर आई थी और वह केतली मेरे सामने से गायब हो गई थी। वे बच्चे जो मेरी आंखों के सामने खेल रहे थे और जब मैंने अपने पति को जगाया तो वे सब गायब हो चुके थे। वह दरवाजा जिसे मैंने खुद ताला लगाकर बंद किया था और फिर जिस शख्स को मैंने अपना पति समझकर गले लगा लिया था, पर वह असल में मेरा पति नहीं था। वह पल मेरी रूह को हिला गया था जब मैंने अपने आप को उस पेड़ के नीचे बेहोश पाया और मेरा पति कहता रहा कि दरवाजा तो बंद था, उसने मुझे पेड़ के नीचे से उठाकर अंदर लाया था। यह सब मेरी समझ से बाहर था। वह फोटो एल्बम जिसमें वह औरत 20 साल पहले भी वैसी ही नजर आ रही थी जैसी आज थी, वह शरारतें, वे बच्चों के हाथों से धक्का खाना, वह मुफ्ती साहब का रूप जो उसने धारण किया था और मेरे साथ बैठकर बातें कर रही थी। इन सभी पलों को मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। क्या कैसे वह एक घर पर कब्जा कर सकती है? लेकिन सच यही है कि जब जीनात और आसिफ किसी जगह को अपना बसेरा बना लेते हैं तो वह वहां से इंसानों को दूर रखने की हर कोशिश करते हैं। वे हम पर हमला भी कर सकते हैं, हमें बीमार भी कर सकते हैं, हमारी जिंदगी जद्दोजहद भरी भी बना सकते हैं, मगर हमने उसका सम्मान किया, हमने उसकी जगह छीनी नहीं। हमने उस पेड़ को सुरक्षित रखा, उसकी बात मानी और बदले में उसने हमें कुछ नहीं कहा। हमने वह हवेली जो हमारे दादा की निशानी थी बेच दी। वे कमरे छोड़ दिए जिनमें हम बचपन में खेला करते थे। वे सीढ़ियां, वे राहदारी, वे पुरानी लकड़ी की अलमारियां, वे सब छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन जब सामने जिंदगी हो और पीछे मौत का डर हो तो फिर चुनाव आसान हो जाता है। हम शहर वापस आकर एक फ्लैट ले आए। अब कभी कभी उस हवेली की याद में खो जाती हूँ। जब मेरी बेटी मेरे पास आती है और पूछती है, अम्मी क्या कभी आपके साथ भी कोई डरावना वाकया हुआ था, तो मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह उस बात पर यकीन करे या डर के साए में जिए। वह जो पेड़ था अब भी अपनी जगह मौजूद है। शायद अब भी उसके नीचे वही बच्चे खेलते हों, वही औरत अपने ख्यालों में खोई हुई हो, लेकिन मैं अब वहां नहीं जाती। हाँ, कुछ दिन पहले गांव के एक लड़के से मुलाकात हुई। वह कह रहा था कि आपकी हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। लोग कहते हैं कि अंदर कुछ है जो हर आहट पर आंख खोल देता है, लेकिन वह पेड़ आज भी हरा भरा है। मैं दिल में शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने वक्त पर वह फैसला लिया। न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पति की भी जिंदगी को सुरक्षित बना गया। कभी कभी लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि हवाई चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन जिनके साथ यह सब होता है वे जानते हैं कि नजर न आने वाली ताकत भी असली ताकत होती है। और मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी सांसों से महसूस किया और अपनी हड्डियों तक उस ठंडे डर को महसूस किया जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं था। मेरी कहानी खत्म हो गई, मेरा राज आपके सामने आ गया। लेकिन याद रखना, अगर तुम भी किसी ऐसी जगह जाकर रहने का इरादा रखते हो जो सालों से बंद पड़ी हो या जहां कोई नहीं रहता, तो एक बार रुककर जरूर सोच लेना कि कहीं वह जगह किसी और की तो नहीं, कहीं वह पेड़ किसी और की छांव तो नहीं। क्योंकि अगर तुम किसी और के बसेरे में जबरदस्ती घुसोगे
तो वह तुम्हें निकाल बाहर करने में देर नहीं लगाएगा। और उस वक्त अगर तुमने समझदारी से काम नहीं लिया तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बर्बाद होगी, बल्कि कई पीढ़ियां इस एक गलती का खामियाजा भुगतेंगी। इसलिए सम्मान करो उन जगहों का जिन्हें तुम नहीं समझते, और उन ताकतों का जिन्हें तुम नहीं देख पाते, क्योंकि वे तुम्हें देख रही होती हैं। तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर सांस उनकी निगाहों में होती है, और वे चाहते हैं कि तुम उनकी हदों का सम्मान करो, जैसे हमने किया। इस दुनिया में सिर्फ वही चीजें मौजूद नहीं जो आंखों को दिखती हैं, बल्कि बहुत कुछ ऐसा भी है जो नजरों से ओझल होता है, फिर भी अपनी मौजूदगी का एहसास हर पल कराता है। हवा जैसी मखलूकात, जिन्नात और रूहानी ताकतें हमारे आसपास मौजूद रहती हैं, और उनका अपना एक मुकाम और हदें होती हैं। अगर हम उनकी जगह, उनकी रहनुमाई, उनके ठिकाने का इज्जत करें तो वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर हम उनके हदों में जबरदस्ती दाखिल हों या उनके मुकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो ये काम हमारे लिए भारी पड़ सकता है। अक्लमंदी भी यही है कि इंसान अपनी ताकत पर घमंड न करे और इन नजर न आने वाली मखलूकात के साथ सावधानी से पेश आए, जैसा कि इस कहानी में निना ने किया। उसने न सिर्फ उनकी मौजूदगी को माना, बल्कि उनकी बात भी सुनी और इस तरह अपनी जिंदगी को तबाही से बचा लिया। ये सबक हर उस शख्स के लिए है जो नई जगहों पर जाकर बसना चाहता है या पुरानी वीरान इमारतों को अपना ठिकाना बनाना चाहता है। पहले तहकीक करें, फिर कदम बढ़ाएं, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ खोलने के लिए नहीं होते, कई दरवाजे बंद ही बेहतर होते हैं।